15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पिट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, समझिएगा, सिंगल एंट्री यानी कि एंट्री जो होगी आपकी सिंगल होगी और एग्जिट जो होगी यानी कि निकासी जो होगी वो मल्टीपल होगी, कैलियों के साथ होगी, के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। ये उस समय की करंट क्वेश्चन थे, तो जरूर इन सबको आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर देखेंगे। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। तो आपको इसमें डी चूज करना है, उत्तर प्रदेश। वजह इसकी मैं बताता हूं कि अगस्त 2022 में, ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की अवधारणा पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने का विचार कर रही है। यह कदम युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो आपको ये योजना थी, ये योजना मैंने बताया आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, और दूसरे प्रश्न करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि जो भी चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अनसब्सक्राइब एंड नॉन सब्सक्राइब लोग वॉच करें चैनल को। तो प्लीज आप जो भी हो एक सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को, जो भी आप समझते हो, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं, कुछ आगे बढ़ सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेशनल सपोर्ट आप लोग से मिलता है इस सब्सक्राइब के जरिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आप समझिएगा, जब केंद्र शासित प्रदेश जो है चेंज हुआ था तब क्या प्रश्न पूछा है। ए है दमन और दीप, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख और डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आपको जो चूज करना है वो आपको लक्षद्वीप चूज करना है। ठीक है, क्या चूज करेंगे, लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसकी एरिया की बात करें, हम इसकी एरिया की बात करें तो 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा फैला हुआ है। समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, क्या दिया है तीसरा प्रश्न, छात्र पारिस्थितिकी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, छात्र पारिस्थितिकी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है एचडीएफसी बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको चूज करना है इसमें आईसीआईसीआई बैंक। क्या, आईसीआईसीआई बैंक। वजह इसकी 23 जून 2022 को आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको कैंपस पावर नाम दिया गया, लॉन्च करने की घोषणा की। यह वन स्टॉप प्लेटफॉर्म छात्रों, अभिभावकों तथा संस्थानों सहित संपूर्ण छात्र परिस्थितियों तंत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया, मान लीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्र भी जुड़े, जहां टीचर भी जुड़े और जहां इनके पेरेंट्स भी जुड़ सकें। ऐसा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम कैंपस पावर था। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी कि भारत के उन स्टेट्स का हमें नाम बताना है जो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं से टच करते हैं। तो उनको, मतलब उनको नाम नहीं, उनका यहाँ संख्या बताना है। तो ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है। शुद्ध रूप से टच करती है, अभी उनको हम समझते भी हैं। देखिए, पहले अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल टच करती है। क्या, तो वेस्ट बंगाल आप नोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल टच करती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर टच करती है आपका असम। क्या टच करती है, असम टच करती है, तो असम आप दूसरे नंबर पर लिख लीजिए। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर मेघालय टच करता है। क्या करता है, मेघालय, मेघालय जो है, मेघालय टच करता है। और चौथे की बात करें तो त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा। और पांचवे की बात करें तो पांचवा आपका मिजोरम है। क्या है, मिजोरम। तो अगर आप इन पांचों को जोड़ लेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा है, तो पांच आपके पास हो रहे हैं ऑप्शन। तो पांचवा सी पे है, पांच आप टिक करेंगे। कौन कौन से जोड़ते हैं, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो इन पांच राज्यों को याद करिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ये मुद्रा जरूर पढ़ के जाइएगा, जब आप पेट की एग्जाम देने जाएंगे तो मुद्रा में एक क्लास करा दूंगा मुद्रा का, जिसमें आपको बहुत ही सहायक हो जाएगा। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, इसको आपको जरूर बताना होगा। इनमें से कोई नहीं, डॉलर, येन या ज्वाल्टी। तो इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ और समझने का प्रयास करिएगा। जो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है वो ज्वाल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाल्टी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्वाल्टी, और आप मुद्रा जरूर याद कर लीजिएगा। छठे प्रश्न की बात करें तो आपका यहाँ देखिए आगे डैश दिया हुआ है, और डैश के बाद क्या पूछा है, देखिए जरा, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य आप सभी बताएंगे। देखिए,
कुचिपुड़ी नहीं हो सकती है, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश की नहीं हो सकती है। अगर शक है तो इस कथक पे है, बाकी कथकली भी नहीं हो सकती है। तो कथक ही यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है ये आपका ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और अगर बात करें हम कथकली की, कथकली और मोहिनीअट्टम, देखिए ये आपका कथकली है, सॉरी मोहिनीअट्टम है, और ये आपका कथकली है। क्या है? मोहिनीअट्टम और कथकली। तो ये दोनों आपका कहाँ का है? आप चलिए बताइए इसको। ये आपका केरल का है। क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको आपको टिक करना होगा ऐसे। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवां आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ए आपका है राज्यसभा अध्यक्ष, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारतीय राष्ट्रपति, या डी है प्रधानमंत्री। तो आप आंख बंद करके भारतीय राष्ट्रपति को आप टिक करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा का सत्र जो है स्थगित कर सकता है। वजह सुनिए अब इसकी वजह। जब संविधान के अनुच्छेद में 85 की बात हुई तो उसमें 85 और नंबर 2 में, यह अनुच्छेद 85 नंबर 2 में आपको दिया गया है, साफ साफ दिया गया, क्या दिया गया है कि जो 85(2) के तहत सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करें तो किसी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति निहित है। इसमें आपसे प्रश्न तो पूछा है कि लोकसभा का, लेकिन अगर यहीं आपको राज्यसभा पूछ दे और ऑप्शन में भारत राष्ट्रपति हो तो वहां भी आप राष्ट्रपति ही टिक करेंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्रावसान की शक्ति जो है 85(2) में राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित की गई है। 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको आप जरूर तक करिए और इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। वजह इसकी वजह इसलिए है कि आपसे पेट में जरूर आपसे दिवस के रूप में कुछ न कुछ पूछा जाएगा, और महिला दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, ऐसे दिवस आपसे बहुत इंपॉर्टेंट दिवस आपसे पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट दिवस की सूची मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा पेट के लिए। तो ए ऑप्शन आपका 23 मार्च, बी 2 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर और डी है आपका 30 जनवरी। तो विश्व अहिंसा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वो कब मनाता है? 2 अक्टूबर को मनाता है। क्यों मनाता है बता दे रहा हूं। जो गांधी जी की जयंती होती है, यानी कि महात्मा गांधी जी जन्म दिवस मनाता है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस मनाता है वो कब मनाता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो होता है वो 2 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? वो 2 अक्टूबर को मनाता है। और वो क्या थे? वो अहिंसावादी थे। क्या थे? अहिंसावादी थे। तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए इस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है घोषित कर दिया गया। इस प्रश्न रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उसको मैं आपके समक्ष बताया। 9वें की बात करें तो वास्को डी गामा का मकबरा, वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि जो दफन स्थान है, क्या है? जो दफन स्थान जहां दफनाया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उसको आपको बताना है। यहाँ आपको स्टेट का नाम दिया है ब्रैकेट में, और यहाँ आपके वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। तो आपको इसमें से चूज करके बताना है। देखिए, ए दुर्गापुर दिया है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी दिया है कोयम्बटूर जो आपका तमिलनाडु में स्थित है, और सी चित्तौड़गढ़ दिया है जो आपका राजस्थान में, और डी कोच्चि यानी कि केरल में। तो इसको डी वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। डी वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, कोच्चि केरल, यानी कि वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो कोच्चि में है। कहाँ है? केरल में है। तो हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि थॉमस कप, क्या दिया है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है। तो किससे संबंधित है? आपके बैडमिंटन से है। अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा भी बैडमिंटन के जो थॉमस कप से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप उसको लास्ट टाइम में पढ़ के तब जाइएगा। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, इसको याद रखिएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो ये देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे प्रश्न जो हैं आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, क्या? विंग्स ऑफ फायर किसकी किसकी आत्मकथा है? यहाँ देखिए, किसकी आत्मकथा है? क्या है? किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ जो फायर है वो किसकी आत्मकथा है? इसको आपको बताना है। ए सरोजिनी नायडू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी है महात्मा गांधी। तो आपको इसमें टिक करना है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या करना है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर यानी कि ये जो बुक है, जो पुस्तक है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पर निर्धारित है, तो इस पे आधारित है। तो इसको आपको टिक करना होगा, सी एपीजे अब्दुल कलाम। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और इस
क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? अब इस अपेक्षित परिणाम जो अपेक्षा की गई है उसको बताना है। ए है ए सभी, बी है आपका फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है, फसल पैटर्न परिवर्तन तो आ ही रहा है और आता भी है। सी है आपका समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। और डी है तटीय रेखा में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसको कुल मिला के आपको ये सभी आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह जो आपके प्रश्न थे और ये क्लास थे यहाँ समाप्त होते हैं और जल्द ही आपको एक ऐसे क्लास मिलेंगे जो आप उम्मीद की होंगे कि ऐसे प्रश्न आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेंगे। उस तरह के प्रश्न हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले सेशन में और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं फिर से कहूँगा जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुझे भी जो है एक मोटिवेशन सपोर्ट मिलते रहे आपके लाइक्स और कमेंट से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।